डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो वीडियो होने वाला है, ये टॉपिक होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसे आप मार्क कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो कि एग्जाम के दिन ये वीडियोस को, ये इस टॉपिक को पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से, इस टॉपिक से आपको एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस वीडियोज को स्किप मत करना। अगर ये वीडियो लेंथी बन रहा है तो आप लोग, हो सकता है तो बीच में आप लोग ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, उसके बाद फिर से। लेकिन इस वीडियोज को आप लोग पूरा देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं समझे हो, ठीक है, कि कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सारी चीजें समझ में आने वाला है। बहुत ही सिंपलर भाषा में मैं समझाने वाला हूं, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर जो 7 कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है नॉक नी, उसके बाद फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स, स्कोलियोसिस। सबसे पहले जानेंगे कि एक पार्टिकुलर हर एक डिफॉर्मिटीज के बारे में कि आखिर है ये क्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका कॉज क्या है, होने के कारण क्या है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये सारे डिफॉर्मिटीज हो रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, तो उस कॉज को हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे रिमेडीज, यानी कि उसके निदान, उसके उपाय क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके प्रिकॉशंस को। ठीक है, अगर कोई इस तरह के चीजों से सफर कर रहा है तो किस किस तरह की प्रिकॉशंस उसको लेनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड भी है आप लोगों के लिए, सारी चीजें समझ जाओगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉक नी से। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले डिफॉर्मिटीज के बारे में बात कर लेता हूं, वो है नॉक नी। आपको एक बगल में इमेज दिखता होगा, इमेज में सबसे पहले आपको देखना है कि नॉक नी होता क्या है, क्योंकि कुछ चीजों में आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे बेटर होता है कि विजुअल अगर आप कोई चीजों को देख रहे हो तो आपके माइंड में भी सेट हो जाता है और जल्दी से आप लोग समझ भी जाते हो। ठीक है, तो आपने देख लिया कि नॉक नी होता क्या है। मैं यहाँ पर 4 छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोग नोट्स तैयार कर लो और एग्जाम से एक दिन पहले जाकर इसे देख कर जा सकते हो। ठीक है, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि नॉक नीज कहते होता क्या है। इसमें हमारी जो नीज होती है, हमारी जो घुटने होती है, खड़े रहने के दौरान भी दोनों घुटने एक दूसरे से नॉक करती है, टच करती है। ठीक है, मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, उसके पैर मान लो कि कुछ ऐसे हैं और उसकी जो ये जो घुटने हैं दोनों टच कर रही है। ठीक है, मैं उससे बना नहीं पा रहा हूं, कुछ इस तरह से टच कर रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग नॉक नीज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आपकी यहां पर तो नीज तो टच कर रही है, नॉक कर रही है एक दूसरे से, लेकिन आपकी जो एंकल है इसमें ये गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे कंडीशंस में कोई भी पीपल होता है तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो तेज भाग सकता है या तेज चल सकता है। तो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट, कि इंडिविजुअल फेसेस डिफिकल्टीज इन रनिंग एंड वॉकिंग। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके वॉकिंग करने में या रनिंग करने में प्रॉब्लम्स आता है। और चौथा है कि मे नॉट एलिजिबल फॉर डिफेंस सर्विस। आप एक चीज ध्यान देना, यूट्यूब पे आप ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे जो डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, उनको सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि उन्हें कोई भी तरह का डिफॉर्मिटीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके डिसेबल्ड कोटा होते नहीं है। अगर आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो आप तभी डिफेंस सर्विस में जा सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉक नी, बो लेग्स, इस तरह की प्रॉब्लम से वो छट जाते हैं। तो अगर आप भी डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हो, अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो अभी से आप इसके उपाय करना शुरू कर दो, डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेज हैं वो करना शुरू कर दो, ताकि जब भी आप डिफेंस सर्विस में जाओ वहां पर एलिजिबल रहो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आपका ये नॉक नी होता क्या है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं कॉजेज ऑफ नॉक नीज के बारे में। आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे जनरली नॉक नीज के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली मैं यहाँ पर 4 मेन कॉजेज लिखा हूं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लेक ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर आप बचपन में या उसके बाद ही सही, अगर आपने अपने बैलेंस डाइट में सही तरीके से आपने सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं लिया, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है। और अगर ये सारी चीजें अगर आपके बॉडी में कमी होती है तो हो सकता है कि आपको भी नॉक नीज का प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ड्यू टू रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है। ठीक है, अगर ये आपके एट द एज ऑफ 19-18 तक में कभी भी बीच में हो गया तो आपको कहते नॉक नीज के प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे रिकेट बहुत रेयर आपका डिजीज है, होता नहीं है ये किसी को जल्दी। ठीक है, इसके बाद थर्ड है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, मोटापा है क्या। अगर आपने सही तरीके से खाना नहीं खाया, फास्ट फूड पर आप ज्यादा डिपेंडेंट रहे,
तो हो सकता है कि ओबेसिटी के आप शिकार हो, और ओबेसिटी जैसे होगी उसके बाद ढेर सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है बॉडी में, और उनमें से एक प्रॉब्लम नॉक-नीज भी है। ओबेसिटी से सीधा मतलब होता है नॉक-नीज का, क्योंकि अगर आपका जितनी ओबेसिटी बढ़ेगी उतने चांसेस ऑफ नॉक-नीज बढ़ जाते हैं, कि नॉक-नीज होने की संभावना बढ़ जाते हैं। चौथा है कैरिंग हैवी वेट इन अर्ली एज। आप ऐसा देखोगे कि जो पुअर फैमिलीज होते हैं तो वो अपने छोटे छोटे बच्चे को ही भारी भारी सामान ढुलवाना शुरू करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनके ऊपर जो लोड पड़ता है तो उनके जो आपके जो बोन्स हैं, आपके मसल्स हैं, उस पर असर पड़ता है, और जिसके कारण नॉक-नीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखोगे कि जो जनरली जो पुअर फैमिलीज होते हैं उनके अंदर जो ये केसेस ज्यादा देखने को मिलता है, और उसका मेन रीजन जो होता है यही होता है कि छोटे छोटे बच्चे को वो ज्यादा सामान ढुलवाते हैं, जिसके बाद नॉक-नीज की प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि एक नॉक-नीज पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहला है कि टेक प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप एक सही समय पे खाना लो, और इसके अलावा आप जो डाइट ले रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसमें आपके विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है डोंट कैरी हैवी वेट इन अर्ली एज। अगर आप बड़े हो तो आप तो समझ रहे हो कि उन्हें आपको हैवी वेट नहीं कैरी करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें आप बिल्कुल भी ये ना बोलें कि आप छोटे से एज में ज्यादा सामान कैरी करो, भारी सामान कैरी करो। ऐसा करने पे नॉक-नीज की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती चली जाती है। तीसरा है बेबी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक इन अर्ली एज। जो बच्चे होते हैं उन्हें आप छोटे से एज में, बहुत कम एज में आप उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, इससे भी नॉक-नीज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखना। और एग्जाम में प्रिकॉशंस आपके जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं अगर पूछ भी दिया गया, ठीक है, तो आप लोग इस सारी चीजों को लिख सकते हो। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं रेमेडीज ऑफ नॉक-नीज, यानी कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं हम लोग नॉक-नीज को ठीक करने के लिए। सबसे पहला है डू पद्मासन एंड गोमुखासन रेगुलरली। ठीक है, पद्मासन एंड गोमुखासन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को, आप लोग योगा वाले चैप्टर में जाओगे तो वहां पर मैंने बना दिया है, उसके सब चीज मैं आखिर कंट्राइंडिकेशंस क्या है, उसके प्रोसीड्यूर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मार्क कर लेना। ठीक है, हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से आपके एमसीक्यूज उठते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल के पिछले 2 साल के एमसीक्यूज बना लिए तो उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो आपके जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो कहां से एमसीक्यूज डाल देंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन मैं आपको एग्जाम के एंड में आप लोग को सारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसका मैं रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आप लोग को एमसीक्यूज में 20 में 20 आ जाए आप लोगों को। ठीक है, सेकेंड है टेक पार्ट इन हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में आप लोग हिस्सा ले सकते हो अगर आपको ये चीजें अवेलेबल है। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो तो आप लोग ये हॉर्स राइडिंग करें। ठीक है, थर्ड है कीप पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट। अब ये जो है कहने का मतलब है कि अगर आप मान लो कि आपको नॉक-नीज का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जो मान लो कि खड़े हो रहे हो तो आप लोग दोनों घुटने के बीच में एक पिलो, कोई भी एक जो सॉफ्ट पिलो है उसको डाल के खड़े रहो थोड़ा देर। ठीक है, वो दोनों में डिस्टेंस कुछ देर तक मेंटेन रखोगे। ठीक है, तो आपको जो ये प्रॉब्लम है नॉक-नीज वाला वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यूज कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल यूज कर सकते हो, मैं भी नहीं जान रहा हूं क्या है ये कॉड लिवर ऑयल, आप लोग इसको सर्च करके देख लेना। पांचवा है वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको देख रहे हो कि मेरा नॉक-नीज में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी दोनों जो घुटने हैं वो दोनों टच हो रही है, तो आप मान लो कि आपके जो पैर हैं, ठीक है, फुट है, उसमें आपको आउटर एज पे चलना है। ठीक है, समझ पा रहे हो। मान लो कि आपकी ये पैर हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह का पैर हो गई, ठीक है, ये पैर हो गई आपको, तो आउटर एज में यानी कि इधर साइड से आपको थोड़ा सा मान लो कि इधर उठाना है, इसको इधर दबा के आपको ऐसा चलना है कि ताकि आपके दोनों जो नीज है उसमें डिस्टेंस रहे। ठीक है, वैसे चलोगे तो देखने को मिलता है कि नॉक-नीज की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कर सकते हो, ये आप लोग कॉपी में लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रेमेडीज इंपॉर्टेंट है किसी भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं फ्लैट फुट के बारे में। आखिर फ्लैट फुट होता क्या है। बगल में आपको एक इमेज दिखता होगा, इस इमेज में आप देखो। ठीक है, विजुअलाइज करो कि फ्लैट फुट होता क्या है। ठीक है, मैं बता दूं कि फ्लैट फुट कहने का मतलब है एक नॉर्मल इंसान का जो फुट होता है उसकी जो प्रिंट होती है
उसमें कुछ कर्व होता है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे तो आपके जो पैर होते हैं उसमें कुछ कर्व नहीं होते हैं, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल सा दिखता है, ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल सा दिखता है। लेकिन ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया फ्लैट फुट, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स कहां पे आता है, सोचोगे कि अगर नहीं भी है कर्व तो प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका ये फ्लैट फुट का प्रॉब्लम्स है या कर्वेचर आपकी नहीं है फुट में, तो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, आप अपने सही तरीके से बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, बैलेंस करना आपके बॉडी के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि फ्लैट फुट इज ए कॉमनली फाउंड इन न्यूली बॉर्न बेबीज, ठीक है। जो न्यूली बॉर्न बेबीज होती हैं, ठीक है, उसके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, मसल उनके वीक होते हैं, तो वैसे कंडीशंस में उनकी जो फुट पैड होती है वो फ्लैट होती है, कोई कर्व नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कि 1.5 साल 2 साल के बच्चे को ऐसा देखने को मिल रहा है, अगर ये लगातार देखने को मिल गया 7 से 8 साल तक, तो माना जाएगा कि वो बच्चा पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज से पीड़ित है और उसे फ्लैट फुट है, ठीक है। दूसरा, चिल्ड्रन विथ फ्लैट फुट कैन नॉट रन इफिशिएंटली। अगर जिन्हें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं दौड़ सकते हैं, लंबे नहीं दौड़ सकते हैं, जो जनरली एक नॉर्मल और हेल्दी बच्चा दौड़ता है जिसे फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तीसरा है दे फेस प्रॉब्लम व्हाइल स्टैंडिंग एंड रनिंग। उन्हें यहां तक कि उन्हें स्टैंडिंग में, खड़े रहने में भी दिक्कत होती है अगर फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स हैं तो, ठीक है। ये लेकिन बीमारी बहुत ही रेयर है, बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। जो उसका चौथा पॉइंट है बॉडी बिकम इम्बैलेंस। अगर आप स्टैंडिंग सही तरीके से खड़ा नहीं रह पाओगे, दौड़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये स्वाभाविक है कि आप बॉडी आपकी इम्बैलेंस रहेगी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे मैं जानूं कि मुझे फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स है या नहीं, या कैसे मैं टेस्ट करूं। तो बहुत ही आसान है, कैसे कर सकते हो। आपकी जो फुट है, आपकी जो पैर है, आप उसे पानी में डिप करो, पानी में डुबा के रखो। उसके बाद आप कहीं देखो कि सूखे जगह पे आप उसके वहां पर चलो, ठीक है, जहां पर आपकी फुट की प्रिंट दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे आप चल रहे हो और आपकी मान लो कि पानी से जो आपकी की प्रिंट बन रही है फुट की, अगर उसमें कर्वेचर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्वेचर दिख रहा है, यानी कि आप नॉर्मल हो। अगर कुछ ऐसा कर्वेचर नहीं दिख रहा है, वो नॉर्मल सीधा दिख रहा है ऐसे, यानी कि आपको भी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। ऐसे ये बहुत कम रेयर है, आप जिस एज में हो, आप जो भी 16, 17, 18 के एज में हो, तो इस एज में ऐसा होता नहीं है कि बच्चे में ये होना होता है उसमें होगा और बाद में वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फ्लैट फुट आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि मसल वीकनेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। मसल वीकनेस पहला हो गया। होता क्या है कि जो बच्चा जो है, ठीक है, उसके मान लो कि अभी वो उसके जो फुट के मसल्स हैं, ये उसके बॉडी के मसल्स बहुत है, उसके वीक है। आप अगर उसे कम एज में ही चलने की कोशिश कराओगे, ठीक है, तो उसके पहले ऑलरेडी उसके फुट के मसल्स कमजोर है, ठीक है, वीक है। अगर आप उसे कम एज में उसके चलने की कोशिश करवाओगे तो उसके जो फुट पे असर पड़ेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके जो कर्व है वो ढकता जाएगा, क्योंकि वेट पड़ रहा है आपके फुट पे और आपकी फुट की मसल्स वीक है। तो वैसे कंडीशंस में फ्लैट फुट होने की प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा है रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट। कहा जाता है कि हम लोग की जो बॉडी की जो एबनॉर्मल वेट बढ़ती है, तो वैसे कंडीशंस में फ्लैट फुट ही नहीं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आती है इसके साथ साथ। होता क्या है कि आपको मान लो कि आपके जो बॉडी की वेट बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बॉडी की जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ रही है, तो वैसे कंडीशंस में भी फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके फुट पे आपका जो एक्सेसिव वेट पड़ रहा है, लेकिन आपकी फुट की मसल्स स्ट्रांग हो नहीं रही है, स्ट्रेंथ उसको मिल नहीं रही है, तो वैसे कंडीशंस में भी फ्लैट फुट होने की प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा है इम्प्रॉपर फुटवेयर्स। आप लोग अगर कोई जो एक बंदा है वो अगर लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, ठीक है, वहां पर उसके आपके पैर की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिस भी तरीके से बना के दे दिया जा रहा है और खरीद को कोई पहन रहा है, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है, आपके जो कर्व है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। चौथा है कैरिंग हैवी वेट फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आप ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो, लंबे समय तक कैरी कर रहे हो, तो आपको ऐसे कंडीशंस में भी फ्लैट फुट की होने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ठीक है। ये कुछ आपके थे फ्लैट फुट के कॉजेज जो आपको हमेशा याद रखना है। अभी आपको कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ताकि एग्जाम के समय आप लोग इसे रिवीजन करके जा सकते हो। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ फ्लैट फुट के प्रिकॉशंस के बारे में। यहाँ पर मैं मेनली 4 प्रिकॉशंस के बारे में मैंने लिखा है। सबसे पहला है हाई हील्ड फुटवेयर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसा ट्रेंड बन चुका है, ऐसा फैशन बन चुका है कि ढेर सारे लोग हैं जो हाई हील्ड के जूते, चप्पल, सैंडल्स पहनने की कोशिश करते हैं या पहनते भी हैं, तो उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप बिल्कुल भी ना पहने। हो सकता है कि आपके जो फुट के जो कर्वेचर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स हो।
और ऐसे भी बहुत कॉमन है अभी गर्ल्स के अंदर, वो ऐसा ट्रेंड चला है, ठीक है, कि जो कुछ लड़कियां हैं जो पहनने की कोशिश करती हैं, पहनती हैं हाई हील्ड के सैंडल्स, तो उन्हें ऐसा एडवाइस दी जाती है कि आप बिल्कुल भी ना पहने, कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा है कीप केयर ऑफ योर वेट। यहाँ पे जनरली मैं ये जो पॉइंट लिखा हूँ ओबेसिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ओबेसिटी का ख्याल रखें। आपका अगर वेट ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपकी एज ज्यादा नहीं हो रही है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपने आप बीएमआई का ख्याल रखें। अगर बीएमआई आपका अगर एबनॉर्मल हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तीसरा है डोंट वॉक बेयर फुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। आप नंगे पांव ज्यादा देर तक ना चलें, ठीक है। आप कोई भी फुटवेयर, चाहे वो चप्पल हो, जूता हो, सैंडल हो, आप उससे पहनकर ही चलें। चौथा है द फुटवेयर शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर शेप। आप ध्यान रखना कि आप लोकल कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके पैर के सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो, जिससे होता क्या है कि आपके जो पैर में प्रॉब्लम्स होती है। और इसका एक मेन कारण होता है फ्लैट फुट का, कि आप जो लोग हैं वो जूते चप्पल ऐसा पहनते हैं जिसकी वजह से फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये थे आपके कुछ 4 प्रिकॉशंस जो फ्लैट फुट के लोग हैं, चाहे पीड़ित हो या एक हेल्दी लोग हैं, उन्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ रेमेडीज ऑफ फ्लैट फुट, ठीक है। यहाँ पर जो मैं रेमेडीज बात करूंगा वो बेस्ड होगा कि आपके डिफरेंट वॉकिंग स्टाइल पर, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फुट बनाता हूं। मान लो ये रफ फिगर है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला रेमेडीज है वो है वॉकिंग ऑन हिल्स। आपको जो मान लो कि जितना देर आप चल सकते हो, ठीक है, वॉकिंग कर सकते हो, आपको अपने व्हील्स पे चलनी है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला रेमेडीज, ठीक है। दूसरा है वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट, ठीक है। आपका ये हो गया, आपका कौन सा है, ये हो गया आपका आउटर इज, ठीक है। ये हो गया आपका इनर साइड ऑफ फीट, ठीक है। आपको पहली बार कोशिश करनी है कि आपको आउटर साइड ऑफ फीट पे चलना है, ठीक है। अगर मान लो आपकी पैर कुछ ऐसी है तो आपको, ठीक है, इधर आपको चलना है ऐसे करके, इधर आपके जो आपके इनर साइड वाले हैं ये पार्ट आपके उठे हुए होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ चलना है आपको। और इसे एक बार जैसे मान लो आपने आउटर पे चल लिया तो उसके बाद इनर पे चलना है, ठीक है। तीसरा है वॉकिंग ऑन टोज। आपको टोज पे चलनी है, आपकी जो भी पैर की उंगलियां हैं इस पे आपको चलनी है। ये आपका है तीसरा रेमेडीज, ये आपका दूसरा रेमेडीज, ठीक है। तो यहाँ जो बेस्ड है ये डिफरेंट वॉकिंग स्टाइल पर, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके कर्वेचर्स बनने शुरू हो जाएंगे फुट में, और उसके बाद आपका फ्लैट फुट का प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। और चौथा है टेक न्यूट्रिशियस डाइट। अगर न्यूट्रिशियस डाइट आप लोगे तो आपके मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इसका जो मेन कारण होता है वो होता है वीक मसल्स भी एक कारण हो सकता है। तो आप जो डाइट ले रहे हो वो न्यूट्रिशियस हो और प्रॉपर डाइट लो, तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो सकती है।